हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक तीसरा दिन, तीसरा चैप्टर जो बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक के पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एनसीईआरटी बेसिस का जो पैरामीटर है कि हम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, उस एनसीईआरटी की तर्ज पे हम लोग बाइलिंगुअल चल रहे हैं, दोनों भाषाओं में बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो इधर इंग्लिश हो। दोनों भाषाओं में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आज का तीसरा दिन और तीसरा चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन लेंगे। तो आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार थम्स अप लगा के बताइएगा, क्या मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर जा रही है? जोरदार तरीके से थम्स अप आना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से, यानी आज आपका अगर पहला दिन है, तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा? तो जैसे ही किसी की क्लास आने वाली होगी, चाहे वो मोन्टू सर की मैथ्स की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो रवि सर की, एसएसटी की क्लास हो मैम की, यामिनी मैम की, हिंदी की क्लास हो हमारे अमन सर की, या फिर साइंस की क्लास हो हमारी, ये सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको 10-15 मिनट पहले मिल जाएगा कि हाँ फला सर की या मैम की क्लास होने वाली है। बेल आइकन दबाने से ये फायदा है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके हैं आप, एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वो मेरे लिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। तीसरी बात आपसे मैं कहूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जोरदार तरीके से अपने फ्रेंड्स ग्रुप में व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर जो भी आप यूज करते हैं उस पर जरूर शेयर करिएगा। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु नाम के चैप्टर के बारे में। क्या है धातुएं, अधातुएं क्या होती हैं, धातुओं का गुण क्या है, अधातुओं का गुण क्या है, इनको कहां रखा गया है, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं आज इस चैप्टर के अंदर में। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, यह चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, जिसमें अपन देखने वाले हैं धातु एवं अधातु। एक बात मैं छोटी सी बता दूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा इसे। क्या सुनने की बात है? अगर साहब आप यहां पर इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, आपने इस प्रकार से आवर्त सारणी को देखा होगा, और अगर आपने आवर्त सारणी देखी है तो इसको बोला जाता है यस ब्लॉक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, और इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। इसमें हम लोग बात करेंगे कि नीचे की ओर दो क्षैतिज लाइनें और होती हैं और इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, अब यस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। धातुएं कहां कहां पर है? पूरा यस धातुओं का है, डी धातुओं का है, एफ धातुओं का है। ये तीन ग्रुप तो धातुओं के लिए हैं। पी में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जिगजैग शेप में लाइनें हैं, और इस लाइन के इधर जो कुछ भी है सब के सब धातुएं हैं। यहां पर आपको छोटा सा पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें बोरान, सिलिकॉन, ऑस्मियम, एस्टाटीन, एसबी और टीई, टेल्यूरियम और पोलोनियम, अगर इनको छोड़ दिया जाए ये उपधातुएं हैं। ये क्या हैं? उपधातुएं हैं। और इसके अलावा जो इधर आपको येलो येलो दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट किसका है? ये पूरा का पूरा पार्ट अधातु का है। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी के अभी अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो एनसीईआरटी के या आपकी किसी भी बुक के चैप्टर नंबर 5 में एक आवर्त सारणी बनी है जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं।
इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में आपको ये साफ साफ जो मैंने बताया दिख जाएगा कि धातुओं की संख्या सर्वाधिक है। ये धातुओं की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला गुण कि धातुओं का गुण क्या होता है, अधातुओं का गुण क्या होता है और धातु और अधातु के गुण में क्या अंतर होता है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात धातुओं के लिए कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातुओं के कुछ उदाहरण लिखे हैं, आयरन, अल्मुनियम, चांदी, कॉपर, टीना, सोना, कुछ भी आप बहुत सारा जानते हैं, सोना यानी कि गोल्ड है ना, एयू इसको बोलते हैं, औरम, ठीक है। तो ये धातुओं के एग्जाम्पल हो गए। अधातु के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, बहुत सारी अधातुएं हैं। पक्की बात है। अब यहां पर कुछ गुण लिखे हुए हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो बेटा जी, कक्षा 8वीं में भी पढ़ा था, 9वीं में भी पढ़ा था और 10वीं में फिर पढ़ने को मिल रहा है कि क्या होते हैं धातु और अधातु के गुणधर्म। इनके बारे में भी चर्चा होगी, हम लोग चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण की चर्चा हो रही है, तो ये भौतिक गुणों की चर्चा चल रही है धातु और अधातु के बारे में। क्या है धातुएं, क्या है अधातुएं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने धात्विक चमक, यानी जो कुछ भी धातुएं हैं सब में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। एक अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। इसके अलावा मैं और बता दूं आपको, हीरा अधातु है लेकिन उसकी चमक से ही उसका नाम हीरा पड़ा। तीसरा आपको बता दूं, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन एक इसमें चमक होती है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आप याद रखेंगे आयोडीन का। आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं, आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल भी चमकीले होते हैं, डार्क ब्लू कलर के, है ना। तो ये 4 एग्जाम्पल बताएंगे जो चमकीले होते हैं लेकिन अधातु होते हैं, जबकि सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। दूसरा गुण कठोरता, जो धातुएं होती हैं आप जानते हैं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु है जिसका नाम है क्या, पारा। एक धातु है जिसका नाम है क्या, पारा। पारा को इंग्लिश वाले मरकरी कहते हैं और इसे Hg से प्रदर्शित करते हैं। जो पारा है वो सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी अधातुएं कठोर हो ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सभी अधातुएं प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, जो अधातुएं होती हैं ये प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। 3 अवस्थाएं आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और क्या पढ़ा था भैया, गैस अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में कौन पाई जाती है, अधातुएं पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में सल्फर मिल जाएगा आपको, फास्फोरस मिल जाएगा आपको, फास्फोरस मिल जाएगा आपको, आयोडीन के क्रिस्टल मिल जाएंगे आपको, आयोडीन के क्रिस्टल, और आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा ठोस अवस्था में, कोयला मिल जाएगा ठोस अवस्था में, ग्रेफाइट, हीरा मिल जाएगा ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था के कुछ एग्जाम्पल हो गए। लेकिन अगर मैं द्रव अवस्था की बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे सर द्रव अवस्था में भी है क्या, तो द्रव अवस्था में सिर्फ एक नाम याद रखेंगे आप, और वो नाम होगा किसका, ब्रोमीन का। ब्रोमीन इकलौती ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप तथा दाब पर किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पक्की बात है। इतनी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो जोरदार तरीके से लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। बस इतना ही मैं मांगता हूं, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, चाहे इसका PDF हो चाहे क्लास हो, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं हम।
फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री है। सिर्फ एक चीज चाहिए जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, लाइक और शेयर में। दोस्तों को खूब ढेर शेयर करिए और जोरदार लाइक मारते रहिए। आइए कॉन्सेप्ट पे, गैसों में किसकी बात कर लें तो गैसों में आप बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अलावा और है क्या कोई? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई। ये सारी गैसें कैसी हैं? ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली अधातुएं हैं। इसके अलावा और कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये भी अधातु है। ये सभी के सभी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अधातु है। ये कैसी अवस्था में? सब के सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में केवल और केवल ब्रोमीन, ठोस अवस्था में इतने सारे एग्जाम्पल। बार बार एक चीज कहता हूं बच्चा, क्या कहता हूं कि भैया बाबू मोरे अपना संगे एगो कापी रखिए, आज जितना बतिया बोल रहा हूं सब कॉपियां में नोट करते चलिए। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल यूट्यूब चैनल पे जाइए और जाने के बाद वहां सर्च मारिए, क्या अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार खुल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण खुल जाएगा। आप सर्च मार सकते हैं धातु एवं अधातु, आपको पूरा मिल जाएगा। वहां पर एक्सप्लेन किया गया है बहुत ज्यादा। क्योंकि हम यहाँ पे सीधा एग्जाम की बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ी कम जानकारी रखे हैं, इतना ही कि जितना एग्जाम में पूछा जाता है। पक्की बात? ये एक नंबरी के लिए बता रहा हूं आपको, एक एक नंबरी में यही सब क्वेश्चन आएगा। कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, कौन सी धातु में शाइनिंग यानी कि चमक दिखाई पड़ती है, ये सारी बातें। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं केवल मरकरी को छोड़कर। यहाँ पर अधातुएं ठोस गैस दोनों रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है। अघातवर्धिन्नता, ये एक ऐसा गुण है, अघातवर्धिन्नता धातुओं का एक ऐसा गुण है जिससे पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी धातुओं की चादर बनाई जा सकती है और धातुओं को चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण अघातवर्धिन्नता कहलाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले इसे मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, विच मेटल इज मोर मैलिएबल, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर बताया गया है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यही गुण अघातवर्धिन्नता कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। जबकि अधातुओं में अघातवर्धिन्नता नहीं पाई जाती। बोलो राजी खुशी, बहुत अच्छा। लाइक बढ़ते रहना चाहिए, लाइक में कमी नहीं आना चाहिए, बुझ रहे हैं? क्योंकि लाइक और शेयर से हमारा पेट भरना है। अगर पेट नहीं होता तो आप लोगों से भेंट भी नहीं होता। अनु, तो लाइक शेयर बनाए रखिए और बोलते रहिए राजी खुशी। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अभी सोचिए मत कि चारे गो गुण है क्या, नहीं बाबू, और गुण है, दिखाते हैं ना, तनिक समय तो दो, तनिक समय तो दो मेरे बच्चे। अब पांचवा गुण आपके सामने। अगला गुण आपके सामने आ रहा है तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, डक्टाइल। धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदी वाले याद करेंगे, त से तन्यता, त से तार, तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु, एक नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु। सब लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि कौन सी है, एग्जाम्पल जानना है मुझे। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो बताया गया AU फॉर ऑरम, यानी सोना इज द परम सत्य आंसर। कितने किलोमीटर? तो बताया गया 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर?
तो लगभग 2 किलोमीटर पतली तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतली तार बनाई जा सकती है। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो गई? सोना। अधातुएं तन्य नहीं होती। विद्युत व उष्मा के प्रति चालकता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या है, जो धातुएं होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं। सीसा और मरकरी कुचालक होते हैं। जो अलग से लिखा है यही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। 2 अधातुएं ऐसी हैं, एक का नाम मरकरी और एक का नाम सीसा। 2 अधातुएं ऐसी हैं जो कि विद्युत की या उष्मा की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जबकि ज्यादातर अधातुएं क्या होती हैं? बैड कंडक्टर होती हैं, सिवाय एक के। वो एक क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये बात इसकी हो गई। घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा उसमें कठोरता ज्यादा, पक्की बात जानते हैं आप। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है। यानी ज्यादातर धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं, बशर्ते किसको छोड़ दिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम को। ये इतनी सॉफ्ट धातुएं होती हैं ना बच्चा, इतनी सॉफ्ट धातुएं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। और इनको रखा कहाँ जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, ध्वनिक सोनोरिसिटी, तो बताया गया धातुएं, मम्मी की पायल की अपनी आवाज, मम्मी की चूड़ी की एक अपनी आवाज, मंदिर के घंटे की अपनी आवाज और स्कूल के घंटी की एक अपनी आवाज। बुझ रहे हैं? हमनी के यहाँ पहले रेलवे प्लेटफार्म पे लोहा के बाजत रहे, देखे होंगे आप लोग, टुन 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 टुन, उसका एक अपने आवाज है हनु। तो ध्वनिक साउंड, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार की कोई आवाज नहीं होती। अपनी आवाज को एकदम बुलंद कर दो। कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है अगर, तो बाबू पढ़ने मत बैठो। मजा नहीं लेना है, केवल और केवल पढ़ाई करना है। बोलो राजी खुशी। ओके, आगे ऑक्साइड। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, है ना। लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या हैं? ये सब अम्लीय प्रकृति के हैं। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। पक्की बात है, एक बार देख लीजिए आप लोग। पक्की बात है, आगे चलें। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। कैसे होते हैं इनके रासायनिक गुण, इन पर चर्चा हम लोग करेंगे शानदार तरीके से। अब आ रहा है आपके सामने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला आया क्या? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में वायु के साथ क्रिया। कोई भी धातु वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है? तो बताया गया क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस धातु का ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय होता है? तो सोडियम धातु। सोडियम धातु का जो ऑक्साइड है वो सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने कॉपर का ये दिया हुआ है, अल्युमिनियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है। पक्की बात है। अब मैं एक चीज और बता दूं, अल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब अंग्रेजी वर्ड है, एम्फोटेरिक अंग्रेजी वर्ड है
है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब यही है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, और उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जिसके अंदर डुअल नेचर होता है। यह अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। पक्की बात? बढ़े आगे। बहुत अच्छा, जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, उसमें कमी नहीं आना चाहिए। हाँ, बोल दिए हैं। आगे चलते हैं। अब लिखा है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। हम बताएं एक बात, कभी ऐसा मत करिएगा न तो आग लग जाता है। हम लोग जब नया नया अभी केमिस्ट्री लैब देखे थे बीएससी में, तो वहाँ क्या था कि सोडियम रखा हुआ था। हम लोगों को गुरुजी ने बताया कि इसको जो है वेशिंग में मत डालिएगा न तो जो है आग पकड़ लेगा। अब हम लोगों के दिमाग में खुजली मची तो मिटानी थी। अब उसके बाद एगो टुकड़ा है जो कि उठाए और टुकड़वा को, वेशिंग था, पानी उसमें था, तो उसमें फेंक दिए, और जैसे ही फेंके भक देना आवाज़, आग पकड़ लिया उसमें, और पट से साउंड बोला। तो आग पकड़ने का मतलब क्या है, क्यों उसमें आग पकड़ा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है। कौन कौन सी? दो धातु, पोटेशियम और सोडियम। तो ये बात आपके सामने रख दी मैंने। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों के लिए शानदार तरीके से। बढ़ेंगे अगले पेज पर। अगला पेज क्या कहता है भैया, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर कुछ नाम और लिखे हुए हैं आपको। क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिएगा। मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और लेड वायु के साथ अभिक्रिया थोड़ा धीरे करता है। ठीक है, इन धातुओं पर ऑक्साइड की पहले से क्या रहती है? एक परत रहती है। एक क्वेश्चन आपको बताऊं, आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, क्या कि मैग्नीशियम धातु या मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, क्यों? तो बताएंगे आंसर आप कि मैग्नीशियम धातु पर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी रहती है। उस परत को साफ करने के लिए उसको रेगमाल से रगड़ा जाता है, और तब उसको जलाया जाता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जिससे बनता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह का पाउडर बनाता है? तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है? अगर टेढ़ा पूछना है तो आपसे कहेगा कि एक ऐसी धातु है जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर, जलाने पर, बर्न करने पर उसका सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है, उस धातु का नाम बताइए और रिएक्शन लिखिए। तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और धातु का नाम क्या बताएंगे? बहुत अच्छा, मैग्नीशियम वो धातु है। पक्की बात? ओके, बढ़ेंगे आगे। क्या लिखा है? आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगती है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। सिल्वर और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, और इतनी कम क्रियाशील है कि ये ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करती। पक्की बात? ओके। अब उदाहरण, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताया, मैंने बता ही दिया कि जब इसकी अम्ल से क्रिया कराई जाएगी तो भी लवण बनेगा, और अगर इसकी क्षार से अभिक्रिया कराई जाएगी तो भी लवण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बना रहा है। तो जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तब यहाँ ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, और जब क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तब यह अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। इस केमिकल का नाम क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। लिखते चलिएगा, बार बार बोल रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। पक्की बात है।
और इसका नाम क्या है, इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। पक्की बात है? ओके। जल के साथ अभिक्रिया, जो धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, किस परीक्षण से करेंगे, तुरंत लिखिए, मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद ये लिखा है कि जब इन धातु ऑक्साइडों की क्रिया पुनः जल से कराई जाती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके सामने, यहां पर मैंने ले लिया सोडियम और इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा दी, जल के साथ अभिक्रिया कराई, तो बर्न हो जाएगा, तुरंत बनाएगा क्या, ये सोडियम का ऑक्साइड बना लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या किया, मुक्त कर दिया। अब ये Na2O जो सोडियम का ऑक्साइड है, इसकी जब हम अगेन क्रिया करा दे किसके साथ, जल के साथ, तो ये क्या बना लेता है, धातु के हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। पक्की बात है? ये इसकी इक्वेशन है शानदार तरीके से। पक्की बात है? तो ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है, ये इक्वेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट बनाया गया है आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ठंडे जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जब ये दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ऊष्मा निकालती हैं, बाकी ये ऊष्मा नहीं निकालती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कैल्शियम धातु जब ठंडे जल से अभिक्रिया करती है तो ऊष्मा मुक्त नहीं होती, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जैसे ही अभिक्रिया करेगा जल के साथ तुरंत हाइड्रोक्साइड बना लेता है और पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। इससे निकलने वाली हाइड्रोजन जलती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं है जितना कि सोडियम और पोटेशियम है। पक्की बात? आगे केवल भाप के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करती है, तो भाप के साथ अल्युमिनियम, आयरन और जिंक। गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, मैग्नीशियम। फिर जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, लेड, कॉपर, Au और Ag। पक्की बात है? अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है, पॉइंट बता चुका हूं मैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट करती है, आनंद लेती रहती है। पक्की बात? बोलो राजी खुशी। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने, ये एग्जाम्पल सबका रिएक्शन के साथ बनाया हुआ है, जरा देख लीजिएगा इसको भी। एक एक एग्जाम्पल, एक एक रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन की फीलिंग भी आ जाती है कभी कभी, अधूरी रिएक्शन दे देगा, कहेगा भरो, संतुलित करना तो आएगा ही आएगा, बुझ रहे हैं। अच्छा, अब सोडियम के साथ बनाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऊष्मा। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम के साथ, ये मैग्नीशियम के साथ कैसा वाटर है, ये गर्म वाटर है, मतलब हीट लिख दें क्या इसको, ये गर्म वाटर है, गर्म वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। एल्युमिनियम और आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, किसके साथ, भाप के साथ, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड बनाया। कल ये रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस किया, परसों की क्लास में, परसों की क्लास में हम लोगों ने बैलेंस किया था, है ना। अब धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया, कोई भी धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस। एक चीज बता दूं, कभी भी कोई धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमेशा वो क्या बनाएगी, लवण बनाएगी, और कौन सी गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, पक्की बात है। अब इसके लिए आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, आयरन है,
हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैग्नीशियम HCl से सब देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं और सब अपना क्लोराइड या उससे रिलेटेड लवण बना रही है। सब के सब क्या हैं, लवण है। सब के सब क्या हैं, लवण है। पक्की बात है, पक्की बात है। आगे लिखा है एक पॉइंट, कॉपर AgHg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, और यही क्वेश्चन है। जो पॉइंट करके लिख दे वही क्वेश्चन सदाबहार है, हर बार आना है उसको। अब धातुओं की अन्य धातु लवणों से क्रिया अगर कराई जाए तो क्या बनेगा, देख लेते हैं इसको भी। ये चैप्टर समझिए रामबाण है आपके लिए। दिस चैप्टर इज बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि कितना बताएं। माने एक और आपने पढ़ा रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, एक और पढ़ा आपने अम्ल क्षार लवण, तो ये समझिए कि डेढ़ा है उनका, दुगना नहीं कह सकते लेकिन डेढ़ा है उसका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, धातुओं की अन्य धातु है ये। अब ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु किसी धातु लवण के विलयन से क्रिया करती है तो लवण का विलयन प्राप्त होता है और धातु अलग हो जाती है। इसके लिए आपको याद करना होगा सक्रियता श्रेणी। कल मैंने परसों की क्लास में याद कराया था, क्या कहा था, के ना का मग अल जन फे सन पब, और इसके बाद हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au और लास्ट में प्लेटिनम। याद है, याद है सबको, वही लिखा हुआ है यहां पे, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, के ना का मग अल जन फे सन नहीं है इसमें, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है सन पब। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर की जो धातुएं हैं जरा ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम से ऊपर की बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, और यहाँ से लेकर के हाइड्रोजन तक, इसके नीचे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तक ये इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, मध्यम अभिक्रियाशील हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और उसके नीचे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। ओके, बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये Ag है ना, Ag लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया, जरा देखिएगा ध्यान से, सब लोग इसको चार्ट को याद कर लीजिएगा जो बनाया था मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले वीडियो को थोड़ा स्लो करना पड़ जाए लेकिन याद होना नेसेसरी है, कॉपी में नोट होना जरूरी है। पक्की बात, ओके। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए की जाती है। एक चीज बता दूं आपको, कोई भी धातु किसी अधातु से, कोई भी धातु अगर किसी अधातु से क्रिया करती है तो समझिए कि वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, यानी कि विद्युत संयोजी बॉन्ड बनाती है, विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध बनाती है। कभी भी कोई भी धातु अगर किसी अधातु से अभिक्रिया कर रही है तो कौन सा बंध बनाएगी, पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी बंध बनाएगी। इसी को एक नाम और देते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। पक्की बात है। अब ये आपको एक रिएक्शन करके एक बताया है कि किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। ये देखिए करके दिखाया है सोडियम का, कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, तो बताया गया 281, कितना, 281, जिसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और तुरंत कन्वर्ट हो गई किसमें,
Na+ में, और क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेती है। कौन सा बॉन्ड बना? ये देखिए, Na के बगल में है 1 इलेक्ट्रॉन का प्लस, और क्लोरीन के बगल में है 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस, और माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, और यही बॉन्ड क्या कहलाएगा? इसी बॉन्ड का नाम क्या है? विद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक, क्योंकि ये आयनिक बंध से बने हैं, आयनों के निर्माण से बने हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग आयन भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं जरा देख लिया जाए। पहली बात, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनका भौतिक गुण कैसा होता है? इनका भौतिक गुण, ये ठोस और क्रिस्टलाइन होते हैं, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन होते हैं, इनमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात यह है, जैसे नमक का आपने दाना देखा होगा, क्रिस्टल देखा होगा, ऐसे यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ऐसे यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। आगे लिखा है घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो किरोसिन और पेट्रोल जैसी चीज़ें होते हैं, उसमें अविलेय होते हैं। आप कभी तेल में नमक डाल के देखिएगा, नहीं घुलेगा, बाकी पानी में नमक डाल के देखिएगा, घुल जाएगा। अनु काहे से कि आयनिक बॉन्ड वहाँ बनता है, इसमें नहीं बनता। विद्युत चालकता, जितने भी कंपाउंड इससे बनेंगे, आपने देखा होगा कि इसमें आयन का निर्माण हो रहा है, और जहां आयन है यानी वहां इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से विद्युत बहती है, ठीक है। तो इसमें विद्युत का फ्लो होगा। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आयन बनेगा ही नहीं ठोस अवस्था में। आज जब पानी में घोल देंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है, और जब आयनों में टूट गया माने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से धारा बह जाती है। पक्की बात है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब धातुओं के प्राप्ति स्थान के बारे में कुछ चर्चा हो जाए कि धातुओं के प्राप्ति स्थान क्या क्या हैं। जो धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं किसमें? भू परिपाटी में। कहाँ पाई जाती हैं? भू परिपाटी में पाई जाती हैं। और भू परिपाटी का मतलब क्या है कि जो धातुएं हैं वो पृथ्वी के अंदर किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। वो जो भी रूप हो, उन रूपों को हम किस नाम से जानते हैं? खनिज के रूप में जानते हैं। यानी खनिज क्या है? पृथ्वी का वो हिस्सा, भू परिपाटी का वो हिस्सा, यानी पृथ्वी पे पाया जाने वाला वो चट्टान, चाहे वो मिट्टी, चाहे वो सैंड, कुछ भी हो, जिसके अंदर धातु होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। पक्की बात है। अब बात करें कि खनिज का ऐसा भाग जिसके अंदर धातुओं के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, कि इतने एरिया में ज्यादा पॉसिबिलिटी है धातु के मिलने की, तो वो भाग, संभावना जहां ज्यादा होती है, उस भाग को अयस्क कहते हैं। आपसे अयस्क की और खनिज की परिभाषा पूछेगा। खनिज को इंग्लिश वाले किस नाम से जानते हैं? मिनरल के नाम से जानते हैं। अयस्क को किस नाम से जानते हैं? ओर के नाम से जानते हैं। अब अगर डिफाइन करना हो ओर को, तो क्या कैसे बताएंगे अयस्क को? खनिज से धातु को कम लागत में, खनिज से धातु को कम लागत में
ज्यादा मात्रा में अगर प्राप्त किया जा सकता है, खनिज को धातु से कम लागत में ज्यादा मात्रा में आसानी से अगर प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा खनिज अयस्क कहलाता है। पक्की बात है? ओके। अब आगे क्या लिखा है, अयस्क की परिभाषा आपके सामने लिखी है, जरा देख लीजिए। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उससे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी फिर से लिखी है आपके सामने, तुरंत पढ़ लीजिएगा। अगर कोई धातु ऐसी है जो ज़्यादा क्रियाशील है तो इससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? विद्युत अपघटन विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटन विधि। दूसरी बात क्या बताई गई? मध्यम वर्गीय क्रियाशील जो धातुएं होती हैं इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। अब क्या है कार्बाइड अयस्क? जैसे मैंने कहा कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम के साथ इसमें क्या पाया गया? ऑक्सीजन, तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है। पक्की बात है? जैसे एक मैं और लिखूं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम का अयस्क है, इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो ये इसका कार्बोनेट अयस्क हो गया। पक्की बात है? मैंने लिखा CuS कॉपर सल्फाइड, तो इसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सल्फाइड अयस्क है। बात को समझ गए? यानी धातु के साथ अगर सल्फर है तो सल्फाइड अयस्क, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क, और अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा। पक्की बात? बोलो राजी खुशी जोरदार तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए बच्चा, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं क्योंकि यही हमारी मेहनत है। पक्की बात? ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर। अयस्क हमने समझ लिया। अच्छा, जो ज्यादा क्रियाशील धातु, जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इन धातुओं स्वतंत्र रूप में ये पाई जाती हैं, माने इसमें किसी प्रकार का ऑक्साइड, कार्बोनेट या ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि धातु कैसे प्राप्त की जाती है। इसको कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण, और इसी को एक नाम और दिया जाता है धातु कर्म। आपसे पूछा जाएगा कि धातु कर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि धातुओं को खनिज से धातु को शुद्ध रूप में या अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, जो गुण होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है धातु कर्म। यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। पक्की बात? पक्की बात? अब ये वही बात लिखा है यहाँ पे, अयस्क के सांद्रण में 3 तरह के, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। उच्च क्रियाशील में इनको विद्युत अपघटन के द्वारा, और अगर यहाँ पे सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क है तो, और अगर कार्बोनेट अयस्क है तो। एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने। फिर अगर सल्फाइड अयस्क इसका मिल गया तो, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। सल्फाइड अयस्क के लिए एक बात करेंगे हम लोग, सल्फाइड अयस्क के लिए एक बात करेंगे, और कार्बोनेट अयस्क के लिए एक बात करेंगे। अगर सल्फाइड अयस्क है तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, अगर ऑक्साइड अयस्क है तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ये सारी बातों को हम लोग तुरंत, मतलब इतना आसान भाषा में समझेंगे कि आप कहेंगे कि वाह सर क्या समझा दिए। अब आपको देखना है इसमें कि किस प्रकार से हमको सल्फाइड अयस्क से दूर करना है, किस प्रकार से हमें कार्बोनेट अयस्क से दूर करना है। इन सारी बातों पे हम चर्चा शानदार तरीके से करेंगे। बात करेंगे हम सल्फाइड अयस्क के बारे में। ठीक है, अब सल्फाइड अयस्क से दूर करना है आपको, तो सल्फाइड अयस्क के लिए एक अलग प्रोसेस हम लोग निकालते हैं। क्या प्रोसेस है भैया, जरा ध्यान से दिखाइएगा हमें। देखिए, एक क्रिया होती है भर्जन की और एक क्रिया होती है निस्तापन की। भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, जरा हम ध्यान से आपको बता दें, 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ लिखा मैंने भर्जन और यहाँ लिखा मैंने निस्तापन, दोनों में अंतर आएगा, तुरंत नोट करिए होमवर्क। भर्जन और निस्तापन, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की
उपस्थिति में धातु को उसके गलनांक से नीचे, यही परिभाषा लिखिएगा, पक्के 1 नंबर मिलेंगे। यदि धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो यह क्रिया भर्जन कहलाती है। जबकि निस्तापन में क्या लिखना है आपको, यदि धातु को ऑक्सीजन या वायु की कम मात्रा या अनुपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो यहाँ पर भर्जन लिखा हुआ है। जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, देखिए नीचे सल्फाइड अयस्कों का चल रहा है, ये सल्फाइड अयस्क हैं। और सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, तो भर्जन की क्रिया अपनाई जाती है। लेकिन निस्तापन किस में होगा, तो निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों में होगा। तो यहाँ लिख दें, यहाँ कार्बोनेट अयस्क लग रहे हैं और यहाँ पे कौन से अयस्क, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क से ऑक्सीजन से क्रिया क्यों कराई जाए, ताकि यह सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ जाएगा। जबकि इसको केवल गर्म किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। पक्की बात है, ओके। चलिए अब इसमें कुछ और बातें, आपको ये परिभाषाएं लिखी गई हैं, ये परिभाषाएं आपके लिए 1-1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा इन परिभाषाओं को। क्या लिखा है, गैंग क्या है, गैंग मतलब जो अशुद्धियां होती हैं, गैंग का मतलब जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें गैंग कहेंगे, जो धातु के साथ मिली होती हैं। भर्जन आपको समझा दिया, निस्तापन आपको समझा दिया, ठीक है। बढ़ेंगे अपचयन का मतलब, अपचयन में कोक से अभिक्रिया कराई जाती है, किससे, लिखा गया है धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। ये कोक है, इसको क्या कहते हैं, कोक। और जब कोक से अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु से ऑक्सीजन जो है ये कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से जिंक धातु को अलग कर देता है, ठीक है, ओके। आगे लिखा है धातुओं का परिष्करण, और इसमें देखिए ये आपको विद्युत अपघटन विधि बताई गई है। एनोड पर, कैथोड पे कई बार कहानी हो चुकी है, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर फिर से लिखी हुई है, संक्षारण। संक्षारण मैंने आपको पहले पाठ में सिखाया है, क्या, कि किसी भी धातु के ऊपर एक अलग से परत का लगना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण से लोहे में अगर संक्षारण हो रहा है उसको जंग लगना कहेंगे, और पेंट लगा करके, पॉलिश लगा करके या जस्तीकरण की क्रिया के द्वारा, मैंने बताया था यशद लेपन जस्तीकरण है ना, इस क्रिया के द्वारा हम धातु को क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यशद लेपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर धातु पर उपस्थित सल्फर की अभिक्रिया सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण ये काली होती है। कॉपर में क्या बात हो रही है कि इस पर ब्लैक कलर की, हल्के हरे रंग की चादर चढ़ जाती है। लोहे में आप जानते हैं मूर्छा लगता है यानी जंग लगता है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, यशद लेपन या एनोडीकरण, ग्रीस लगाकर, है ना, क्रोमियम की परत चढ़ाकर, तेल लगाकर, पेंट लगाकर, ये सारी बातें आप भली भांति जानते हैं, बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आ गया जो आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, क्या है कि मिश्र धातु क्या है। तो बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुएं, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुएं या अधातुओं को मिलाया जाता है तो एक जो मिश्रण तैयार होता है, इसी मिश्रण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात में क्या क्या होता है, लोहा, निकिल, क्रोमियम। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक। कांसा, जो सिक्का हम लोग देखते हैं 1 रुपया वाला, सब ने देखा होगा, उसमें क्या क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। सोल्डर, जिससे जोड़ा जाता है लोहा वहा को, तो उसमें क्या होता है, लेड और टिन होता है। अमलगम में क्या होता है, मरकरी और कोई और तत्व हो सकता है, जिसमें ये हमेशा धातु ही होगी, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कौन सी धातु चमकीली है, कौन सी अधातु चमकीली है। इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जो दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़िएगा।
कैसी लगी आज की क्लास? एक जोरदार थम्स अप करिएगा और जाते जाते लाइक बढ़ा दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।